चलिए यहाँ पे है ना हम लोग देखने वाले हैं गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय, ठीक है, जिसमें हम लोग है ना गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय, डाइवर्जेंस मींस अपसरण, ठीक है, अपसरण बोलते हैं, डाइवर्जेंस मींस अपसरण होता है, डाइवर्जेंस है ना मींस हम लोग हिंदी में इसको अपसरण बोलते हैं, ठीक है, अपसरण मींस फैलाव, ठीक है, कि यदि हम लोग क्या करते हैं किसी सरफेस को है ना या फिर हमारा स्फीयर है या फिर अदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको लेकर चलेंगे तो उस अदर स्ट्रक्चर्स में हमें क्या करना होता है कि हमारा जो सरफेस लिया गया है इस सरफेस के है ना इनसाइड आने वाले फ्लक्सों की संख्या या फिर आउटसाइड जाने वाले है ना फ्लक्सों को हमें क्या करना रहता है, देखना रहता है, ठीक है, कि कितने फ्लक्स जो है इनसाइड सरफेस के इनसाइड मतलब प्रवेश कर रहे हैं और कितने जो फ्लक्स है वो इनसाइड से आउटसाइड क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने है ना पहले भी देखा हुआ है कि जब हम लोग डाइवर्जेंस की बात करते हैं तो किसी एक वेक्टर है ना ए को लेकर चलते हैं, उस वेक्टर ए के अकॉर्डिंग यदि आप चार्ज को रखो या फिर कोई मास को रखो, ठीक है, तो उस चार्ज से निकलने वाले जो इनफाइनाइट फ्लक्स होंगे वो डिपेंड करेगा इसकी नेचर पे कि ये किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है कि नेगेटिव नेचर का है। अगर ये पॉजिटिव नेचर का होगा तो ये इनसाइड से है ना आउटसाइड क्या करता है, इनकी जो है ना फ्लक्सें होती हैं वो बाहर निकलती हैं, ठीक है। अगर मैं इसके नेगेटिविटी की बात करूं कि ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है जहां पे हम वेक्टर ए की बात कर रहे हैं तो वहां पे जो फ्लक्स होगा इनफाइनाइट से इनसाइड मतलब हमारा जो सेंटर पॉइंट है उसकी ओर क्या होने लगता है, वो आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस वेक्टर है ना उस चार्ज की जगह में इस वेक्टर की गणना कर रहे हैं कि हमने इस वेक्टर को क्या किया है, इस सरफेस के इनसाइड किसी एक पॉइंट पे रखा हुआ है। ये जरूरी भी नहीं है कि यहाँ पे हम लोग सेंटर पॉइंट में ही रखे, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन हमको इजी पड़े किसी एक लेंथ को लेने के लिए या फिर हमें है ना जो डिस्टेंस है उसको लेने में, इसलिए यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि हमारा कहाँ पे है, सेंटर पॉइंट पे है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसी वेक्टर ए का फिर से जो डाइवर्जेंस है इस मतलब डाइवर्जेंस गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय है ना उसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि गॉस नाम का जो साइंटिस्ट है वो किस तरीके से इन क्लोज्ड पाथ के लिए कैसे अपने फॉर्मूले को उन्होंने डिराइव किया है या किस तरीके से आता है फॉर्मूलाज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसी को डिराइव करेंगे, क्यों, क्योंकि डाइवर्जेंस तो हमको पता है कि डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू हम लोग डेल ए के टर्म्स में उसको क्या करते हैं, शो करते हैं, तो उस पे कोई प्रॉब्लम वाली है ना बात नहीं है, उसी से रिलेटेड है ये हमारा जो डाइवर्जेंस है वो। तो यहाँ पे मैंने ये अपसरण की बात की है, अपसरण मीन्स फैलाव, ठीक है, या फिर किसी एक पॉइंट पे क्या होना, इंसिडेंट होना, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं लेंस के लिए लेकर चलते हैं कि वो अपसरित हो रहा है या फिर एक और वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जब ये क्या हो रहा है, आउट इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है तो फैला हुआ दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है, जो फ्लक्स है वो। और जब ये इनसाइड मतलब फैले हुए भाग से वो इनसाइड जब प्रवेश करता है तो किसी एक पॉइंट पे मतलब इंसिडेंट होते हुए हमको दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डाइवर्जेंस का हिंदी में मीनिंग हम लोग अपसरण के फॉर्म में है ना देखते हैं कि फ्लक्स जो है क्या होती है, अपसरित होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गॉस का जो डाइवर्जेंस प्रमेय है वो क्या कहता है ना, ये हमको देखना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय को हमें यदि लिखना है तो इंट्रीगेशन, वो भी कैसा इंट्रीगेशन, तो वॉल्यूम इंट्रीगेशन को हमें देखना है कि वॉल्यूम इंट्रीगेशन किसका, तो वेक्टर ए के डाइवर्जेंस है ना फॉर्म का क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम इंट्रीगेशन है ना लिया जाता है, ठीक है। मतलब वेक्टर ए का किसी सरफेस के अकॉर्डिंग टू जो हमारा डाइवर्जेंस होता है या फिर अपसरण होता है
उसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन या फिर आयतन समाकलन हमारा किसके बराबर होता है? तो ये हमारा बराबर होता है किसी सरफेस के, ठीक है, हमने जो वेक्टर ए को लिया है उस सरफेस के फ्लक्सों में या फिर है ना फ्लक्सों की संख्या के बराबर होता है, या फिर ये कहें कि यहाँ पे हमारा ये जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है वो किसके बराबर होता है? सरफेस है ना इंटीग्रेशन के बराबर होता है। या फिर वेक्टर ए को जो कि मैंने क्या किया था, किसी एक सरफेस में लिया था कि ये मेरा सरफेस एस है, इसमें मैंने क्या किया है, ये कैसा सरफेस है और यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन को लेने वाले हैं, तो ये आपका रिजिड है ना बॉडी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सरफेस को लिया जा रहा है, तो इस सरफेस में लिए गए जो आयतन होगा उनका डाइवर्जेंस फॉर्म हमको किसके इक्वल प्राप्त होगा? इस एरिया में या फिर इस सरफेस में जो वेक्टर ए लिया गया है उसके सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। ये कहलाता है हमारा गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय, ठीक है, मतलब उसमें डाइवर्जेंस आना चाहिए, ठीक है। और ये तो आपका किसी एक सरफेस के अकॉर्डिंग है ना निकलना होता है, जो फ्लक्स होती है उनको, या फिर सरफेस के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, हमें उनका डाइवर्जेंस है ना शो करना पड़ता है। तो यहाँ पे है ना दिक्कत नहीं है, एक वर्ड में बोल दिया जाए है ना, तो हमारा जो आयतन समाकलन होगा वो वेक्टर ए के सरफेस या फिर क्षेत्रफल क्या बोलना चाहिए, पृष्ठ समाकलन के बराबर होता है। ये कहता है हमारा गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय। तो इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये मैं क्या कर लेती हूँ, एक 3 डायमेंशन है ना प्लेस के अकॉर्डिंग या फिर 3 डायमेंशन प्लेस के अकॉर्डिंग क्या कर लिया गया है, ये बॉडी को लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके 2 पॉइंट को चूज कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने क्यों 2 पॉइंट को चूज कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि इन साइड प्रवेश कर रहा जो फ्लक्स है वो, और एक पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि वो वहां पे क्या हो रहा है, इन साइड गया है तो आउटसाइड भी जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट को चुना है, ये है हमारा P1 पॉइंट और ये है हमारा P2 पॉइंट, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, पॉइंटों को शो करना है, क्यों, क्योंकि इसको मैंने है ना एक्स वाई प्लेन में लिया है। तो एक्स वाई प्लेन में लिया है और मैंने सरफेस को एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ कि ये आपका जो सरफेस चुना गया है या फिर जो पॉइंट चुना गया है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एक्सिस ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्सिस और एक एक्सिस इधर आएगा नेगेटिव एक्सिस, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन पॉइंटों को नेम दे देते हैं कि ये हमारा x1 है ना, y और ये हमारा z के टर्म्स में क्या होता है, आता है। और इस पॉइंट को हम लोग नेम दे देते हैं x2 y और ये हमारा z के टर्म्स में इसको क्या कर रहे हैं, हम लोग शो कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो एरिया होगा, इस पॉइंट का जो एरिया होगा उसको मैं मान लेती हूँ ds2 और इस एरिया को मैं मान लेती हूँ ds1, क्योंकि हमने 2 पॉइंटों को चुना हुआ है तो उस 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, इसके है ना सरफेस को भी है ना शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिया है, ये होगा हमारा ओरिजिन है ना पॉइंट, ठीक है। तो यहां से जब इसको लिया जाता है और बाय द वे वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लिया गया है, तो इस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग मैं इसके सरफेस या फिर क्षेत्रफल को मैं शो करूं, एरिया को शो करूं, तो वहां पे क्या करना पड़ता है हमको, इस एक्स एक्सिस को हमें क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ऐसा क्यों, तो जब आप क्या करते हो, किसी एक सरफेस को लेकर चलते हो और बोल रहे हो कि वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, फ्लक्स जो है वो निकल रहा है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसके जस्ट हमें परपेंडिकुलर लेना पड़ता है, ठीक है, किसको, सरफेस एरिया को, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा लाइन है, ठीक है, या लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये होगा हमारा सरफेस, ठीक है। तभी तो आप गॉस के डाइवर्जेंस प्रमेय को शो करते हो, निकलने वाले फ्लक्स को phi इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू ds के टर्म्स में, ठीक है। ये E इंटू ds के टर्म्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको
एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, तभी ये जो सिचुएशन है वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग है ना इसी सिचुएशन को ई और डी एस के बीच जो एंगल तैयार हो रहा है उसी को शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, या फिर जो निकलने वाले फ्लक्सों की संख्या उसको जानने के लिए हमें सरफेस को परपेंडिकुलर ही लेना पड़ता है, या फिर इस सरफेस के परपेंडिकुलर इन फील्ड इंटेंसिटी को हमें गुजारना होता है। क्योंकि अगर हम लोग दोनों को क्या कर दें, दोनों को पैरेलल कर दे, तो दोनों को पैरेलल करोगे तो कहां से वो इनसाइड प्रवेश करेगा, वो तो मतलब दूर से ही क्या हो जाएगा, जो फ्लक्स है वो भागने लगेगा उसके इनसाइड या फिर आउटसाइड, इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, ऐसे सिचुएशन हमें देखने को मिलेगा ही नहीं। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, सरफेस को मतलब एरिया को हमेशा और हमेशा फील्ड इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर ही लिया जाता है, मतलब कुछ एंगल है ना तैयार करते हुए उसको शो किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी है ना सिचुएशन वही होगी कि ये इधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में शो हो रहा है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसके परपेंडिकुलर एक सरफे एक एरिया को मैं लेकर चलूंगी इधर। ठीक है ना, दूसरा एरिया क्या होगा, तो दूसरा एरिया हमारा है ना इस साइड होगा। ठीक है, तभी तो कर सकेंगे हम, है ना, तभी तो हम लोग लेकर चल सकेंगे कि ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा है ना फर्स्ट ds1 है, तो ये मेरा सेकेंड ds2 होगा। ठीक है, इस तरीके से शो कर सकूंगी। तो जब एक्स एक्सिस में चल रहा है पार्टिकल, तो इस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग यदि मैं इसके एरिया मतलब एरिया की बात करती हूँ, क्षेत्रफल की बात करती हूँ, तो ये हमारा जो क्षेत्रफल होगा, ये हमारा जो क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा, ये किस तरीके से शो होगा, तो ये होगा हमारा dy और ये हमारा dz के टर्म्स में क्या होने लगेगा, शो होने लगेगा। ऐसा क्यों लिया है मैंने y और z बस क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें इस पूरे एरिया के लिए निकालना है, और अभी मैं पूरा एरिया कवर नहीं कर रही हूँ, केवल दो पॉइंटों को चूज किया है मैंने, P1 और P2, तो दो पॉइंटों को चूज किया है, तो एक छोटा पॉइंट होगा, एक माइक्रो है ना मतलब सूक्ष्म या फिर अल्पांश के फॉर्म में हम लोग लेकर चल रहे हैं इस एरिया को, इस कारण से ये भी क्या होगा आपका एक अल्पांश के फॉर्म में, मतलब डी के टर्म्स में क्या होगा, ये आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों लिया है, क्योंकि ये छोटा मतलब बड़ा पॉइंट है, बड़ा एक एज सरफेस है, उस बड़े एज सरफेस के अभी मैंने कैलकुलेशन करने के लिए एक छोटे से पॉइंट को चुना है P1 और P2 के फॉर्म में, और मेरे को निकालना है इस पूरे एरिया के लिए। तो पूरा एरिया कवर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, जो कि बाद में आएगा, इसको प्रूफ करेंगे तब आएगा ये। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल के लिए छोटे से पॉइंट को मैंने चुना है, इस कारण से यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डी और dz के फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लिया गया है, इस कारण से ये ऐसा आएगा। इसका जो एरिया होगा वो इस y के टर्म्स में मतलब इसके पैरेलल दिखाई दे रहा है, तो ये आपका dy के टर्म्स में आएगा, और ये किसके पैरेलल दिखाई दे रहा है, तो ये आपका जो z टर्म इधर आ रहा है उसके पैरेलल दिखाई देगा, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, dz के टर्म्स में शो कर सकती हूँ। तो एरिया निकाल रहे हो तो एरिया किसी एक लेंथ के अकॉर्डिंग तो नहीं निकलता है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे दो एरिया या फिर दो लेंथ को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब हमको कहीं जाकर एरिया प्राप्त होता है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, dz और dy को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लेकर चलेंगे अगर हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो। अब बाय द वे यहीं पे क्या बोल दिया जाए कि ये जो आपका सरफेस लिया गया है वो किसके अकॉर्डिंग लिया गया है या किसके एक्सिस में लिया गया है, तो हो सकता है ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग लिया गया हो, है ना। तो जब ये y एक्सिस के अकॉर्डिंग लिया जाएगा तो इसका एरिया क्या होगा, ये तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग था, अगर y एक्सिस के अकॉर्डिंग है ना ये क्या किया जाए, आपका एरिया लिया जाए, है ना, ये एरिया इसके अकॉर्डिंग लिया जा रहा है, तो क्या होगा इसका जो एरिया है वो, तो यहाँ पे y एक्सिस छूट जाएगा और क्या आ जाएगा, dx और dz टर्म आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने बोला है परपेंडिकुलर फॉर्म में शो किया जाता है एरिया, इस कारण से ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि आगे है ना बीच बीच में ये टर्म्स आएगा तो वहां पे मैं डायरेक्ट लिखूंगी, है ना, इस कारण से मैं पहले से ही इसको शो कर रही हूँ या बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि ऐसा क्यों लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग है ना इसको लेकर चलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये जो टर्म्स है ना इसको प्रूफ करने के लिए बाय द वे है ना मैं इसको लिखूं डाइवर्जेंस
डाइवर्जेंस ए को मैं लिखना चाहूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के होता है। किसका, तो डेल टर्म्स का, ठीक है, प्लस इनटू यहाँ से ए। अब वेक्टर ए लिया गया है तो वेक्टर ए तीनों एक्सिस के अकॉर्डिंग चेंज होगा, उसमें मतलब एक से एक्सिस में चेंज होगा तो उसका जो वेरिएबल हमको मिलेगा वो किस टर्म में मिलेगा, एक्स के टर्म्स में मिलेगा। अगर वाई एक्सिस में लिया गया है ये जो सरफेस है वो तो ए वाई के टर्म्स में मिलेगा, जेड में लेकर चलेंगे तो ए जेड के टर्म्स में मिलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इस वेक्टर ए के लिए हम लोग है ना चूज कर रहे हैं तीनों एरिया में, है ना, जो वेक्टर ए है वो, तो ये आ जाएगा आपका ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है, प्लस ए जेड के टर्म्स में क्या होगा, ये सो होगा, ठीक है। यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई। अब ये कैसे सॉल्व होता है, इसके साथ बस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बाकियों का मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा है इसके साथ में, तो मल्टीप्लाई हो रहा है और वहां पे क्या लिया जा रहा है, आपका डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लिया जा रहा है। इस कारण से हमें क्या करना पड़ेगा, इनको जीरो लेना पड़ेगा। हमको पता है कि जो दो वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, दो अदर यूनिट वेक्टर जब क्या होते हैं एक दूसरे के साथ में डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में आते हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो हमको जीरो मिलता है। और दो यूनिट वेक्टर है ना सेम सेम, दो सेम सेम यूनिट वेक्टर जब एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में आते हैं तो ये हमको वन के टर्म्स में प्राप्त होता है। इसी कारण से ये दो रिलेशन या फिर रिजल्टों को यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो हमारा जो मेन रिजल्ट आएगा वो इस तरीके से है ना शो होने लगेगा, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ले रहे हैं डेल अपॉन डेल जेड ए जेड के टर्म्स में क्या होने लगेगा, ये शो होने लगेगा, ठीक है। अब बाय द वे है ना ये इतना आया है, ये हमारा ये इतना आया है, ठीक है। इसी को मैं क्या करूं, इसी को मैं वेक्टर ए को डी एस के साथ में लेकर चलूं तब क्या आएगा, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर ए डी एस इज इक्वल टू, इसको लेकर चलूंगी तो फिर से कर दो, है ना, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के टर्म्स में इनटू, अब डीएस को क्या लिखेंगे, है ना, डीएस को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर डीएस को हम लोग क्या कर सकते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड, है ना, इस टर्म्स में क्या किया जा सकता है, इसको शो किया जा सकता है। तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग डी एस एक्स आई प्लस डी एस वाई जे प्लस डी, या फिर इसको है ना डायरेक्ट आप, हाँ चलो ठीक है ना, एस के टर्म्स में शो किया है डी एस जेड के, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वही फिर से आ रहा है डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई, यूनिट वेक्टर का जो वैल्यू है वो 1 होगा, बाकी के लिए 0 होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करते हैं ए एक्स इंटू डी एस एक्स प्लस ए वाई इंटू डी एस वाई प्लस ए जेड इंटू डी एस जेड, ठीक है। इस तरीके से ये हमको प्राप्त होता है। अब बाय द वे यहाँ पे क्या हो रहा है, ए एक्स एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग शो हो रहा है, वेक्टर ए जो यहाँ पे लिया गया है वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग उसमें अपसरण या फिर है ना अभिसरण है ना देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब डाइवर्ट देखने को मिल रहा है वेक्टर ए में, किस एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में। तो इसका जो ये एरिया होगा वो किस टर्म्स में मिलेगा, अभी मैंने बताया था, ये एक्स एक्सिस में लेकर चले हो तो इसका एरिया डी वाई और डी जेड के टर्म में मिलेगा। तो यहाँ पे इसको क्या कर सकती हूँ मैं, डी वाई और डी जेड के टर्म्स में लिख सकती हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। अगर बाय द वे क्लियर नहीं होगा कहीं पे मतलब समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में है ना मैसेज बॉक्स में आप मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लेकर चलते हैं, यहाँ से क्या करती हूँ मैं ए वाई के लिए लेकर चल रही हूँ, मतलब हमारा जो वेक्टर ए है या फिर फ्लक्स जो निकलने वाले है वो वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग निकल रहा है।
तो इसका जो एरिया है वो क्या आएगा, तो एरिया हमारा डी एस वाई के टर्म्स में आ रहा है, वाई टर्म्स को छोड़ दो, बाकी जो टर्म्स बचे, दो एक्सिस बचे, उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा डी एक्स और डी जेड। ठीक है, ऐसे हमको क्या करना है, जेड टर्म्स के लिए लेना है, तो जेड टर्म्स छूट जाएगा, बाकी दो एक्सिस के अकॉर्डिंग उसका जो लेंथ है वो शो होने लगेगा, तो डी एक्स डी वाई के टर्म्स में क्या होगा, ये शो होगा। तो ये हमारा a इंटू डी एस के टर्म्स में क्या होगा, प्राप्त होगा। तो इसी के टर्म्स में इसको मैं शो कर सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो ये क्या आएगा, तो यहां से हमको मिलेगा, इनकी वैल्यू हमको मिला है ये, तो डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल अपॉन डेल जेड ए जेड। ठीक है, और डी बी को कैसे लिख सकती हूँ मैं, तीनों एक्सिस के लिए शो होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड, तो यहाँ पे इसको उसी के टर्म्स में लिख देती हूँ, डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारा सरफेस इंटीग्रेशन, ये आता है आपका ए एक्स डी वाई डी जेड प्लस ए वाई डी एक्स डी जेड प्लस ए जेड डी एक्स डी वाई के टर्म्स में आता है, या फिर आप इसको डी एक्स इस टर्म्स में भी इसको क्या कर सकते हो, आप शो कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, आप कौन से टर्म्स में है ना शो कर रहे हो। तो ये हमको दोनों इक्वल मिल रहा है। अब इन दो इसको है ना इक्वेशन नंबर है ना देकर हम लोग क्या कर लेते हैं, इस इक्वेशन नंबर है ना 1 के लेफ्ट हैंड साइड, मतलब प्रथम है ना जो पॉइंट है उसको चुनेंगे। ठीक है, प्रथम पॉइंट को चुनना मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है, जो पहला पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है उसको लेने पर। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल अपॉन डेल एक्स ए एक्स, ठीक है, और ये आ गया आपका डी एक्स डी वाई और डी जेड, पहले टर्म्स को चुन रही हूं मैं। ठीक है, इसी कारण से इसको है ना लेकर चल रही हूँ। ठीक है ना, ये आता है हमारा इस तरीके से, इज इक्वल टू, यहां से पहला पॉइंट क्या है, तो ये है हमारा पहला पॉइंट, इंटीग्रेशन ए एक्स डी, यहाँ पे डी वाई और डी जेड के टर्म्स में आ रहा है ये। ठीक है, हाँ, डी वाई डी जेड के टर्म्स में आ रहा है। अब ये कहां से कहां तक चेंजेस हो रहा है इसमें, तो कहां से कहां तक चेंजेस हो रहा है, तो P1 से P2, मतलब P1 से P2 तक चेंजेस हो रहा है इसकी वैल्यू में। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं P2, मतलब P1 से P2 तक चेंजेस हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ए एक्स, ये आ जाएगा हमारा ए एक्स, चेंजेस हो रहा है इसकी वैल्यू P1 से P2 डी वाई, और इसको हम लोग डायरेक्ट डी एस एक्स के टर्म्स में क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से मैं इसको शो करूंगी। तो यहां से क्या जाएगा, यहां से आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन को लेना ही है। ठीक है, इंटीग्रेशन को लेकर चलोगे, ये आपका इस तरीके से शो कर दो इसको, क्योंकि इंटीग्रेशन में शो करेंगे तो इसका हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, P2 और ये P1 ऐसे शो करो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारा इंटीग्रेशन ए एक्स P2 के लिए, ठीक है, माइनस ए एक्स P1 के लिए। ठीक है, और ये टोटल हमारा डी एस एक्स। ठीक, यहां तक क्लियर है। इस तरीके से हमको लेना है, हम लोग केवल फर्स्ट टर्म्स को चुन रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमने पार्टिकल को अभी एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग लिया है, इस कारण से हम लोग पहले पॉइंट को चुन रहे हैं। ऑलरेडी जब ये निकल जाएगा ना, तो सेकेंड पॉइंट के लिए ऑलरेडी यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा, मतलब शो होने लगेगा। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रही हूँ, है ना, और ऊपर लिख रही हूँ। ठीक, ये आया है। अब क्या करते हैं, यहां से ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा, ये आ गया हमारा ए एक्स P2, ठीक है, और डी एस एक्स, तो यहाँ पे भी मैंने इसको क्या किया है, DS2 और DS1 के टर्म्स में इसको क्या किया है, शो किया है। ठीक है, इसके टर्म्स में मैंने क्या किया है, शो किया है, तो उसी के टर्म्स में इसको लेकर चलते हैं। तो यहां से हो जाएगा हमारा P2 DS है ना, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस
आ जाएगा हमारा ए एक्स P1, ये आ जाएगा DS1। ठीक है, इस तरीके से इसको क्या कर देती हूं मैं, शो कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां से बाय द वे है ना देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो यहां से है ना P1 और P1 और ये जो P2 वैल्यूज हैं वो सेम हो जाएंगे, या फिर इसको किसके लिए लेकर चल रहे हैं हम लोग, X2 X1, तो उस टर्म्स में इसको फिर से शो कर दो। ये आ जाएगा AX X2, और ये हमने किसके लिए लिया था X2, हाँ Y और Z के लिए लिया था, Y और Z के लिए DS2 माइनस AX X1 YZ DS1। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे P2 पॉइंट के लिए, P2 पॉइंट के लिए इसके लिए क्या हो रहा है, ये आउटवर्ड जा रहा है, मतलब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस पॉइंट के लिए जो एरिया होगा ये क्या होगा, DS एक्स। ठीक है, पॉजिटिव होगा। और P2 पॉइंट के लिए जो एरिया होगा वो क्या होगा हमारा, माइनस में आएगा, -DS आएगा। ठीक है, तो इस रूल को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा हमारा इंटीग्रेशन एस AX। ठीक है, यहां से आ गया हमारा DS2। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, P2 हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव माइनस ये आ जाएगा हमारा नेगेटिव, तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, इसको AX, ये आ गया DS1 नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। AX को कांस्टेंट निकाल लो, AX को कांस्टेंट निकाला, DS2 प्लस DS1 ये आएगा। ठीक है, और इसकी जगह में मैं क्या कर सकती हूँ, इसकी जगह में मैं लिख सकती हूँ, ठीक है, इसको मैं लिख सकती हूँ किस टर्म में, तो यहां से लिखा जा सकता है इसको मैं टोटल AX DSX के टर्म्स में लिख सकती हूँ, जहां पे DSX इज इक्वल टू क्या है, DS2 प्लस DS1 टोटल एरिया है, ये टोटल एरिया को शो कर रहा है। टोटल एरिया किस एक्सिस में, तो X एक्सिस में, इस कारण से इसको मैंने इस तरीके से लिखा है। तो ये मिल गए हमको ट्रिपल इंटीग्रेशन डेल AX अपॉन डेल X dV के इक्वल मिला है। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर है ना 2। ठीक है, सेम ऐसी ही हमें क्या करना है, हमें y एक्सिस के लिए लेना है और z एक्सिस के लिए लेना है सेम। ठीक है, ऐसे ही मिलेगा हमको। तो यहां से ये था हमारा x एक्सिस के लिए, ये हमारा x एक्सिस के लिए था, ऐसे ही y एक्सिस के लिए निकालूंगी तो ये आ जाएगा हमारा डेल AY अपॉन डेल y dx dy dz, ये भी उसी के टर्म्स में आएगा, जगह नहीं था इस कारण से मैंने इसको dv लिख दिया है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ay dsy। ठीक है, ऐसे मिलेगा। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3, और ऐसे हमारा z एक्सिस के लिए मिलेगा। ठीक है, ये आएगा हमारा z एक्सिस के लिए dA z अपॉन डेल z dx dy dz इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा हमारा az डेल एस जेड। ठीक है, ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 3 और 4 इन तीनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब तीनों को ऐड करेंगे है ना, तो ये आपको उसी वाले टर्म्स में मिल जाएगा, डेल AX अपॉन डेल एक्स dx और dy, तो इसको कांस्टेंट ले लो, तीनों में आएगा डेल AY अपॉन डेल Z y प्लस डेल AZ अपॉन डेल Z dx dy और dz इज इक्वल टू, यहां से इसको ऐड कर रहे हो तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन AX dsx प्लस AY dsy प्लस AZ dsz। ठीक है, इस तरीके से ये आपको मिलेगा। तो यहां से फिर से अलग कर लो इसको, यहां से अलग करोगे तो क्या आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, है ना, ये अलग हो गया, इनटू ए एक्स आई प्लस ए वाई
ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है, ये आएगा। और ये आ जाएगा आपका डी एक्स डी वाई डी जेड के टर्म में इज इक्वल टू, इसको भी इधर है ना आप अलग कर लो, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ठीक है, इनटू आएगा आपका डी एक्स आई प्लस डी एस वाई जे अप, ठीक है, इस तरीके से आएगा। और हमको पता है इनकी वैल्यूज क्या होती है, इनका वैल्यू होता है डेल, ये होता है ए है ना वेक्टर, और ये आपका उसी तरीके से आएगा। तो ये हमको मिल गया है ना। यहाँ पे आप नहीं लिखोगे तो भी ऊपर देख सकते हो, इसको मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन डेल इंटू ए वेक्टर और डी एक्स डी वाई डी जेड को वॉल्यूम इंटीग्रेशन के फॉर्म में डीवी के टर्म्स में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारा ए वेक्टर इंटू डी एस के टर्म्स में लिखा जा सकता है, जो कि हमारा ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय वास्तव में इस तरीके से आता है कि इसका जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन होता है वो सरफेस या फिर हमारा जो पृष्ठ समाकलन होता है उसके इक्वल होता है। ये कहलाता है हमारा गॉस का डाइवर्जेंस प्रमेय, ठीक है ना, इतना क्लियर है। यही तक हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आगे हम लोग है ना कल देखेंगे, ठीक है, आगे का वीडियो हम लोग है ना कल देखेंगे, ठीक। वैसे आप लोगों का एग्जाम डेट आ गया है, तो केवल 30 तारीख है ना, मतलब 30 31 तारीख तक ही क्लास चलेंगी, उसके बाद में है ना क्लास ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आपको 15 दिन है ना टाइम दिया जाएगा तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो इन है ना 3 4 दिनों में जितना हो सके है ना उतना हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। वैसे 1 2 लेक्चर एक दिन में है ना तो सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेटवर्क वगैरह भी तो अच्छे से नहीं रहता है, ठीक है। तो हो सके तो हम लोग है ना मतलब ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। आज तो थोड़ा सा मेरा काम था, इसी कारण से मैं ये रिकॉर्डेड, तो कल हम लोग देखेंगे है ना बाकी का है ना जो मतलब आगे का वीडियो है वो।